हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। इस प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन से जो रोग होते हैं वो किस किस जंतुओं के द्वारा होते हैं, किस किस जीवों के माध्यम से होते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे प्रीवियस वीडियो में, लास्ट टॉपिक हम लोग देख रहे थे कि एस्केरिस जो होता है, एस्केरियासिस जो होता है वो कैसे होता है ना। तो एस्केरियासिस जो रोगजनक होता है वो कहाँ होता है, आंत का यह रोग होता है जिसको एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स कहते हैं। ये कृमि के कारण होता है। ये जो रोग होता है वो क्या होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स होता है जो कृमि के कारण होता है। मनुष्य के मल के साथ एस्केरिस के जो अंडे होते हैं वो भूमि में मिल जाते हैं। मनुष्य के जो मल जब त्याग होता है तो एस्केरिस के जो अंडे होते हैं वो भूमि में मिल जाते हैं और इसको संक्रमित कर देते हैं। इसके बाद ये क्या होता है, दूसरे जंतुओं के माध्यम से फिर से किसी मनुष्य में पहुंच जाता है और मनुष्य के आंत में जाकर जो उसके अंडे होते हैं वो घुल जाते हैं और लार्वा पैदा करते हैं। फिर ये आंत में क्या करते हैं, यकृत के साथ फेफड़े इत्यादि को संक्रमित करना प्रारंभ कर देते हैं। यह हमारे आंत में जो भोजन आए रहते हैं उसी के पर वो निर्भर करते हैं, वो निर्भर होते हैं। ठीक है, एक पोषक की आंत में 500 से 5000 तक की परजीवी हो सकती है। इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है इस रोग का, तो पेट में तेज दर्द होता है, बेचैनी महसूस होती है, बुद्धि का जो वृद्धि जो होता है ना, विकास और वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, अतिसार, हल्के बुखार की शिकायत रहती है। कभी कभी ये मस्तिष्क तथा गुर्दे में पहुंचकर उनको नष्ट कर देते हैं। रोकथाम एवं उपचार, इसका अगर रोकथाम देखेंगे तो इसका क्या, रोग का सबसे अच्छा क्या है कि पाइपराजिन साइट्रेट तथा पाइपराजिन फॉस्फेट जो है उन कृमियों को मारने का सबसे अच्छा दवा होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल एवं पायरेंटेल पामोएट से इस रोग का उपचार होता है। इससे बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, हर रोग से बचने के लिए कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, है ना। प्रिवेंट के लिए क्या करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। तो वो क्या होता है कि इसमें सड़ी गली सब्जी नहीं खानी चाहिए, फल और जो दूषित जल का प्रयोग से बचना चाहिए, साफ सुथरे शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए, सब्जियों और फलों को धोकर में ही प्रयोग करना चाहिए, भोजन करने से पूर्व हाथों को अच्छे तरह से धोना चाहिए, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और शौच इत्यादि के लिए साफ जगहों का ही प्रयोग करना चाहिए। ये होता है एस्केरिया कृमि जो है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। अगर रोग का नाम देखेंगे और रोगजनक का नाम देखेंगे, शरीर का प्रभावित भाग और रोग के लक्षण, तो एनसाइक्लोस्टोमा डायोडेनल हुकवर्म जो होता है ये किसको प्रभावित करता है, ग्रहणी को प्रभावित करता है। इससे एनीमिया, मानसिक एवं पाचन रोग होता है। फिर है एंटीरियोबिएसिस वर्मिकुलेसिस होता है जो बच्चों की बड़ी आंत में होता है। इसमें होता है अपच, नींद नहीं आता है बच्चों को, है ना, पेट में दर्द होता है, अपेंडिसाइटिस होता है। इसके बाद है सिस्टोसोमियासिस, सिस्टोमा हिमेबोटियम नामक रोग, इसका जो रोगजनक का नाम है सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। ये किसमें होता है, शरीर का जो प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है, तो रुधिर होता है। इसके कारण कौन सा रोग, इसका लक्षण क्या होता है, इओसिनोफिलिया होता है, खुजली होता है, रैसेस होता है और बुखार आती है। फिर है ट्राइकोनोसिस, ट्राइकिनेला स्पाइरलिसिस, मनुष्य की शरीर के प्रभावित अंग कौन सा होता है, मनुष्य की आंत, और इसका लक्षण है पेशियों में दर्द होना। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, ये सब रोग जीवाणुओं के माध्यम से, किसके माध्यम से, नेक्स्ट स्टेप का रोग देखते हैं कौन कौन सा रोग होता है और रोगजनक जीवाणु का नाम क्या है। तो ये है टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो साल्मोनेला टाइफी रोग कौन सा रोग है, टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी किसके द्वारा होता है, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में या फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको जो एनुअल एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा जो होती है उसमें ये पूछा जाता है। फिर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है, तो कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी किसके द्वारा होता है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु के कारण। कॉलर विब्रियो कॉलरी से होता है। कॉलरा जो होता है वो किससे होता है, विब्रियो कॉलरी से। गोनोरिया निसेरिया गोनोरी से होता है। गोनोरिया जो होता है वो निसेरिया गोनोरी से होता है। फिर है कोढ़, ये किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के माध्यम से होता है। जो कोढ़ रोग होता है ना, कोढ़ रोग वो किसके द्वारा होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से।
प्लेग, प्लेग कैसे द्वारा होता है तो एर्सिनिया पॉस्चुरेला पेस्टी, टिटेनस, टिटेनस होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, किसके द्वारा होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के माध्यम से। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से होता है। ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एंथ्रेक्स बैसिलस उन्थ्राई, हुपिंग कफ, ट्रोपोनिमा पैलिडुन और डायरिया इसिचरिचिया कोलाई, सिगेला डिस्टेनी और बोटेला पर्टुसिस जीवाणु के माध्यम से होता है। प्रमुख जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं देखते हैं तो इसिचरिचिया कोलाई, सिगोला डिसेंटी के माध्यम से कौन सा रोग होता है तो मोती झरा या फिर टाइफाइड होता है। ठीक है, यह गर्मी में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। यह रोग विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। एक सेकेंड, ये नहीं होगा। प्रमुख जीवाणु जनित रोग कौन सा है तो मोती झरा या फिर टाइफाइड। टाइफाइड किसके माध्यम से होता है तो हम लोगों ने देखा था इसका रोगजनक का नाम जो है वो है साल्मोनेला टाइफी। क्या है साल्मोनेला टाइफी। इसका जो रोगजनक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफाई है। ठीक है, ये क्या होता है ये फैलाने वाला संक्रामक रोग है। यह रोग में यह जो रोग होता है वो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है और यह स्वच्छता और जल प्रदाय के सुधार के कारण पश्चिमी देश है ना, फॉरेन कंट्रीज है, उनमें ये कमी आ गई है। इसकी मृत्यु दर जो है वो स्वच्छता के अनुरूप माना जाता है। इसका रोगजनक क्या है, रोगजनक जीवाणु जो है साल्मोनेला टाइफाई है। जीवाणु के कारण संक्रामक होता है। यह रोग प्रदूषित भोजन, जल एवं रोगी के मल मूत्र के द्वारा संक्रमित होता है। ठीक है, मक्खियाँ जो होती है इस रोग के जीवाणु को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती है। जब ये कोई दूसरे जो रोगी होता है उसके मल मूत्र पर बैठने के बाद जो दूसरे खाने पीने वाले वस्तुओं में बैठती है उनको संक्रमित कर देती है। बाढ़ आदि प्रकोपों के समय जब जल इस रोग के कारण से प्रदूषित होता है तब यह रोग क्या होता है अत्यधिक फैलता है, अत्यधिक तीव्रता से फैलता है। इसका लक्षण क्या है, प्रारंभ में जो रोगी होता है उसको अशांत तथा अस्थिरता का अनुभव होता है, बेचैनी लगती है, सारे जो बदन होता है मतलब पूरा बॉडी होता है उसमें पेन होता है, सिर में दर्द रहता है। रोगी को 101 से 102 तक का 101 से 102 फ़ारेनहाइट तक का बुखार आता है जो शाम को बढ़ जाता है। रोगी की जो नाड़ी होती है, नब्ज जो होती है, उसकी गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। शरीर पर मोती के समान चमकीले छोटे छोटे काले दाने निकल आते हैं। यह रोग लगभग 3 सप्ताह तक रहता है। जो टाइफाइड होता है वो लगभग 3 सप्ताह तक रहता है। दूसरे सप्ताह में रोगी का जो बुखार होता है वो असाधारण रूप से बढ़ता है, वो 102 फ़ारेनहाइट 103 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसके कारण इसके जो होंठ और जीवा है उनमें पपड़ी जम जाती है। जो होंठ और जो रोगी होता है उसके होंठ में और जीवा में पपड़ी जम जाती है। रोगी को कब्ज की शिकायत रहती है। इस रोग में आंत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। कुछ रोगों की आंतों से जो होता है वो रक्त आना, ब्लड आना शुरू हो जाता है। कभी कभी अधिक मात्रा में रक्त स्त्राव के कारण क्या हो जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगर टाइफाइड जो रोग हुआ है किसी को तो उसके रोकथाम या फिर उसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए तो उसको हवादार वाला थोड़ा खुला कमरा होता है जहाँ से रोशनी आती है बाहर से और हवा निकलने का जो वेंटिलेटर और विंडोज़ जो होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में हो, वहाँ पे रहना चाहिए। रोगी के मल मूत्र, थूक इत्यादि को नष्ट कर देना चाहिए तथा जीवाणुनाशक दवा का उपयोग करना चाहिए। जल तथा दूध को उपयोग उबाल कर करना चाहिए क्योंकि उससे रोगाणु आने की संभावनाएं बढ़ती है। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए जिससे वहाँ कीट पैदा ना हो। मक्खियों को मारने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। अगर इसको कोई रोगी है उसको किस प्रकार का गोली देना चाहिए तो क्लोरोमाइसिटिन जैसे प्रतिजैविकों से उसका उपचार करना चाहिए। टीका लगवाना चाहिए। आजकल टाइफाइड का टीका भी आना शुरू हो गया, वैक्सीन भी, उसको लगवा लेना चाहिए। इस व्यक्ति के पित्ताशय के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि इसी के अंदर रंग के कारण ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है निमोनिया। दूसरा जो बीमारी है वो है निमोनिया। ये किसको संक्रमित करता है तो फेफड़ों को संक्रमित करता है। ये जीवाणु जनित रोग है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो इसका जीवाणु है वो रोग वाहक होता है एवं हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। किस जीवाणु के संक्रमण से होता है तो निमोनिया जो है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा के साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जो होता है उन जीवाणुओं के माध्यम से ये रोग होता है और संक्रमण करता है।
लक्षण जो है इसके रोग में फेफड़ों में एल्वियाई में एक तरल पदार्थ भर जाता है, जिसके कारण जो फेफड़ा होता है उसमें तरल पदार्थ भर जाता है, और तरल पदार्थ भरने के कारण क्या होता है, सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। यह सबसे ज़्यादा बच्चों में आती है। बच्चों के का रोग होता है बुखार आना, शरीर का अचानक ठंडा हो जाना, सीने में कफ जम जाना, सीने में दर्द होना, काफ़ी समय तक श्लेष्मी बलगम के साथ जुकाम व तेज व गहरी सांस आना। रोग की प्रचंडता अधिक होने पर होंठ एवं उंगलियों के नाखून जो होते हैं वो सिलेटी से नीले रंग के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिलेटी से नीले रंग के। उदर का फूलना, खून के रंग का बलगम निकलना, ये इसका लक्षण है। इसका संक्रमण क्या होता है, इसका संक्रमण काल प्रायः 1 से 3 दिनों तक होता है। इसका उपचार देखेंगे तो ये क्या है, जानलेवा और घातक बीमारी है, इसलिए इसका उपचार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस रोग के उपचार के लिए एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और सल्फेनोमाइड जैसे प्रतिजैविक जो औषधि होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। किसका एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और सल्फेनोमाइड का। फिर है देखते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग क्या क्या होता है, तो डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो मादा मच्छर के काटने से होता है। यह एक बार संक्रमित हो जाने पर मच्छर जो होता है संक्रमित बना रहता है। अगर कोई मच्छर है वो क्या हो गया, संक्रमित हो गया, तो वो बार बार संक्रमण फैलाएगा। इसका रोगजनक है विषाणु DEN1, DEN2, DEN13। रोग वाहक मादा एडिस मच्छर जो है, यह मच्छर प्रातः एवं सायं काल में सक्रिय रहता है, परंतु दिन एवं वर्ष के किसी भी समय काट सकता है। कोई भी दिन और कोई भी समय काट सकता है। डेंगू 2 प्रकार का होता है, क्लासिकल डेंगू बुखार और दूसरा होता है डेंगू रक्तस्राव बुखार। क्लासिकल डेंगू बुखार क्या होता है देखते हैं। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये क्लासिकल डेंगू बुखार जो होता है वो हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है उसको। और इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें हल्के कंजक्टिवाइटिस या कोराइजिस नाम के बुखार प्रारंभ होता है, जो कि कुछ ही घंटों में उच्च बुखार और बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द है ना, तालू में छिपे हुए जो पीन आकार का आशय होता है इसमें बिना भुजा, छाती, पीठ, खरोच में सब में क्या होता है, सब में पूरे बॉडी में ठंडा लगना चालू हो जाता है। उसके साथ बहुत तेज जो टेम्परेचर होता है उसमें हाई हो जाता है बुखार का, और पूरा बदन जो होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द से भर जाता है, जो कि 5 से 7 दिनों तक ऐसे ही चलती है तथा बाद में भी पुनरावृत्ति हो सकती है। और अगर दूसरा प्रकार देखेंगे डेंगू का, तो डेंगू रक्तस्राव बुखार। यह अत्यधिक घातक बुखार है जो कि 101 से 105 सेंटीग्रेड बुखार से प्रारंभ होता है। इसमें क्या होता है, जी मिचलाता है, सिर दर्द देता है, बॉडी पेन होता है, वमन उल्टी होता है, रक्तस्राव या फिर धब्बे जो होते हैं वो मस्तिष्क पर भी बन जाते हैं। उसके साथ साथ सर्दी, जुकाम, अन्य और जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है, जिनके कारण मल मूत्र में क्या होता है, रक्त आ जाता है। रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। प्लेटलेट्स का जो संख्या है वो बहुत कम हो जाना, अंगों में रक्त आपूर्ति कम हो जाना, इसके कारण तेजी से गिरती नब्ज के साथ डेंगू आर्चर सिंड्रोम हो सकता है। अगर डेंगू का उपचार देखेंगे तो यह बहुत ज़्यादा घातक रोग होता है, अतः समय पर इसका इलाज नहीं होने पर मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। रोग का उपचार है पैरासीटामोल के साथ रुधिर प्लेटलेट्स को चढ़ाने से आराम मिलता है। रुधिर में क्या करते हैं, रुधिर में प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत तेज़ी के साथ गिरते जाती है और बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण ब्लड जो होते हैं वो सभी अंगों में पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाते। इसलिए क्या करते हैं, इसमें पैरासीटामोल दवाई के रूप में बुखार को उतारने के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स का भी चढ़वा दिया जाता है। आजकल इसके टीके भी बन चुके हैं। मच्छरों को घर के आसपास जमा नहीं होना देना चाहिए। फिर है दूसरा आपका रोग है चिकनगुनिया। यह क्या होता है, विषाणु रोग है। यह भी जो मच्छर के काटने से होता है। बंदर एवं कुछ व्यक्ति इस रोग के रिजर्वर होते हैं। क्या होते हैं, बंदर जो होते हैं या फिर कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो इस रोग के रिजर्वर होते हैं। इसका रोग है जनक है अल्फा विषाणु। क्या है, रोग जनक अल्फा विषाणु। रोग वाहक है, इसका रोग वाहक का काम है एडिस एजिप्टी एवं एडिस एल्बो एंटीस होता है। इसके काटने से विषाणु क्या होता है, शरीर में पहुंच जाता है। अगर चिकनगुनिया का लक्षण देखेंगे तो यह अफ्रीका के बाद मुकोंडा भाषा में उत्पन्न हुआ था, जिसका अर्थ है झुक जाओ, बैंड अप। यह रोग संधि शोध के कारण विकसित होता है। किसके कारण होता है, संधि शोध। आर्थराइटिस के जिनमें आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं उनमें ये बहुत जल्दी अपना संक्रमण फैलाता है। इस रोग में जो रोगी का शरीर होता है वो क्या हो जाता है, झुक जाता है। जो आपका शरीर जो है वो झुक जाता है, बैंड हो जाता है, ठीक है। उसके साथ क्या होते हैं, रोगी के जो पैर होते हैं और उनके धड़ में धब्बे और फफोले निकल आते हैं और संधि शोध हो जाता है।
इसमें भी बुखार आता है। बुखार आने के बाद कंजवाइटिस एवं व्यक्ति का जो फोटोफोबिया का शिकार हो जाता है। बुखार उतर जाने के बाद 5 से 7 दिन तक सिर में दर्द, अनिद्रा, थकान, ताकत में कमी व संधिशोथ बना रहता है। इसका उपचार क्या क्या है, तो इसको फुल पैंट, मोजे आदि पहनाना चाहिए। मतलब जो बॉडी होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखना चाहिए, जिससे क्या वो धीरे से, और उसके साथ साथ मच्छरों को भगाने के भी उपाय ढूंढने चाहिए। घर के आसपास जो जल होते हैं, जो बेफालतू भरे होते हैं, जिसमें से मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। और अगर किसी को बुखार आता है, इस रोगी में मतलब चिकनगुनिया का जो रोग होता है, उस व्यक्ति को यदि बुखार आता है तो उसको क्लोरोक्विन फास्फेट नामक औषधि का उपयोग करना चाहिए। फिर है तीसरा, विषाणु के कारण होने वाला बीमारी जो है आपका साधारण जुकाम या नासासिद रोग। साधारण जुकाम या राइनो विषाणु के कारण होता है। इसके कई प्रभेद के संक्रमण के कारण होता है। यह विषाणु क्या होता है, नाक तथा श्वसन मार्ग को संक्रमित कर देता है, परंतु फेफड़ों को नहीं करता है। इस रोग में विषाणु के संक्रमण के कारण जो श्वसन मार्ग में श्लेष्मिक झिल्लियाँ होती है, उनमें क्या होता है, प्रदाह रोग हो जाता है। ठीक है। इस रोग का प्रमुख लक्षण है नासीय संकुलता एवं अस्त्राव, कंठदाह होता है। कंठ जो आपका गला होता है वो दर्द देता है, नाक बहना शुरू हो जाता है ना। अस्त्राव मतलब होता है नाक बहना। नासीय संकुलता, ये चिपक जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। आवाज़ क्या होती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। गले में दर्द होता है तो आवाज़ चेंज हो जाती है। खांसी आ जाता है, सिर दर्द होता है, जो प्रायः कब तक रहता है, इसका जो संक्रमण होता है साधारण जुकाम का, वो 3 से 7 दिनों तक का होता है। अगर इसके व्यक्ति में खांसी या छींकने के साथ निकली जो छोटी छोटी बूंदें होती है, वो स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में अगर आ जाती है तो वह भी बहुत सारे माध्यमों से आ सकती है ना। जैसे कि आप कोई कॉपी पढ़ रहे हैं, अगर उसमें छींक दिए तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ा या फिर कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ा। वैसे ही अन्य जो सामान है, बहुत सारे सामान्य उन सामान जो है उनको भी, अगर उनमें भी ऐसा होता है तो उससे भी जो स्वस्थ व्यक्ति है वो संक्रमित हो सकता है। यदि इसका उपचार देखेंगे तो इसका 3 से 7 दिनों में स्वतः ही ठीक हो जाता है। और अगर ये ज़्यादा है तो इसके लिए जो क्या बोलते हैं, नाक को साफ करना चाहिए बार बार, है ना। और अलग अलग प्रकार के जो कोल्ड से जुकाम से रिलेटेड दवाई होते हैं, जिसमें थोड़ा मोड़ा पैरासीटामोल भी मिला रहता है, उस दवाई को ले लेना चाहिए, जिससे बुखार आने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। फिर है कवक जनित रोग। जीवाणु जनित रोग देखा हम लोगों ने, फिर विषाणु जनित रोग देखा। अब देखते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग क्या होता है, दाद एक कवक जनित त्वचीय रोग है, जिसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान एवं एपिडमाफाइटान जो है वो आदि कवक जो होते हैं उनके संक्रमणों के कारण रोग होते हैं। लक्षण है इसमें विभिन्न भाग जैसे त्वचा, नाखून और सिरोवल्क पर सूखे सल्की धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों में क्या होता है, जो दाद होता है उसमें छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं ना। तो इन धब्बों में क्या होता है, उष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के वलनों जैसे प्रोआइन तथा पैर की उंगलियों के बीच संक्रमण में पनपने में मदद करती है या उपयोग करता है, यह आवश्यक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे तो यह रोग जो होता है वो प्रायः मिट्टी से संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या फिर आदि कंघी व दांत के उपचार है। तो बाजार में बहुत सारी औषधियाँ हैं, जिससे क्या करना चाहिए, बहुत सारे क्रीम हैं जिसको लगाकर दांत को आप ठीक कर सकते हैं, है ना। ये धूल और या फिर किसी जो कोई भी असंवेदनशील जो संवेदनशील जगह है वहाँ पे ऐसे पदार्थ का आ जाना जो उसके लिए वेदना प्रदर्शित करते हैं, उसके कारण क्या होता है, सेंसिटिव स्किन होने के कारण दाद होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर है प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है ना। जब उस क्षमता से ज़्यादा हो जाता है संक्रमण, तभी रोग फैलता है। अगर जो जीवों में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, खुद की क्षमता जो होती है, शरीर में भी एंटीबॉडीज बायोटिक्स बनते हैं, तो इससे क्या होता है, जो जीवों की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको प्रतिरक्षा कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, तो इसका आधारशिला जो था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिरक्षा तंत्र का प्रतिपादन किया था। इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में बी और टी कोशिकाओं के कारण पैदा होती है। वास्तव में बी कोशिकाएं तथा टी कोशिकाएं प्रेरित होने के बाद बहुत सी प्रभावी और याददाश्त कोशिकाओं को पैदा करती है। प्रभावी कोशिकाएं क्या करते हैं, आक्रमण करने वाले एंटीजनों को नष्ट करने में सहायता करते हैं, जबकि याददाश्त कोशिकाएं जो होती है वो दूसरे आक्रमण करने के समय प्रभावी तथा याददाश्त कोशिकाओं को उत्पादित करती हैं।
ये प्रभावी कोशिकाएं जो होते हैं वो कुछ समय तक के लिए जीवित रहते हैं, और जो याददाश्त कोशिकाएं हैं वो बहुत दिनों तक के लिए जीवित रहती हैं, और कुछ कुछ जो याददाश्त कोशिकाएं हैं वो लगभग जीवन भर के लिए जीवित रहती है। ठीक है, इस कारण खतरनाक संक्रामक जो बीमारी होता है वो बार बार नहीं होता है। शरीर को पहले ही याददाश्त कोशिकाओं से जो उसका सेंस रहता है उससे पता चल जाता है कि ये बीमारी पहले ही हुई है और इससे हम लड़ चुके हैं। हमारे शरीर में याददाश्त कोशिकाएं प्लीहा एवं लसिका गांठों में संरक्षित रहती है। जब कोई बीमारी एक बार होती है और प्रतिरक्षा के विकसित हो जाती है तो दोबारा नहीं होता। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को उपार्जित या सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा के प्रकार देखते हैं तो प्रतिरक्षा दो प्रकार का होता है। पहला है स्वाभाविक प्रतिरक्षा और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। स्वाभाविक क्या होता है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या होता है? वह प्रतिरोधकता है जो किसी जीव में जन्म से होती है, खुद से होती है, उसको बाहर से लाना नहीं पड़ता है। इसे जन्मजात या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इस प्रकार प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने में हासिल होते हैं। सामान्यतः जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है वो चार प्रकार के अवरोध को पैदा करता है। पहला है शारीरिक अवरोध, प्रकारिकीय अवरोध, कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइन अवरोध। चार प्रकार के। ठीक है, फिर है पहला शारीरिक अवरोध। त्वचा एक प्रमुख शारीरिक अवरोधक है जो शरीर में सूक्ष्म जीवों के जो हमारा स्किन होता है वो भी क्या करता है, शरीर में अनेक जो सूक्ष्म जीव है उनके प्रवेशों को रोकता है। श्वसनांग, घ्राण रोम जो नेसल हेयर्स होते हैं, पाचन होता है, श्वसन और मूत्र जनन मार्ग को स्तरित करने वाले एपिथेलियम, श्लेष्मा आलेप एवं श्लेष्मा झिल्ली भी हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगों से लड़ता है। जो हमारे स्किन में बाल होता है वो क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को अंदर घुसने नहीं देता है। नाक में होता है बाल, है ना। पर प्रकारिकीय अवरोध, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार्यात्मक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ प्रकारिकीय अवरोध करते हैं। बहुत सारे कार्य होते हैं, प्रक्रियाएं चलती रहती है, तो जो प्रक्रिया चलती रहती है उनसे उत्पन्न होता है प्रकारिकीय अवरोधक। उदाहरण है आमाशय में बना अम्ल, मुंह में बना लार, आँखों में आंसू, लाइजोजाइम आदि शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश को, उनकी वृद्धि को रोकते हैं। फिर है कोशिकीय अवरोधक। ये अवरोधक दो प्रकार के होते हैं। स्वाभाविक शरीर में दो प्रकार के होते हैं, श्वेत रुधिर रोगाणु तथा मैक्रोफेजेस भक्षाणु। श्वेत रुधिराणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉक, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट तथा मोनोसाइट। दो प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ठीक है, श्वेत रुधिराणु ही हमें दैनिक संक्रमण से बचाते हैं। जो संक्रमण की स्थिति में श्वेत जो ल्यूकोसाइट्स होता है उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, RBCS होता है, वैसे ही श्वेत रुधिर कणिका होता है, तो जो श्वेत रुधिर कणिका होता है ल्यूकोसाइट उसकी संख्या बढ़ जाती है तथा ये कोशिकाओं से निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाश में भर जाते हैं। मतलब ये कोशिका है और उनके बीच में जो गैप होता है उनमें जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो उनमें आके भर जाते हैं और रोगाणुओं का भक्षण कर उनको नष्ट कर देते हैं। फिर है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। उदाहरण है B एवं T लसिकाणु। 14 अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। जो कहाँ पे उत्पन्न होती है? 14 अस्थि मज्जा में। माइटोकाइन अवरोधक है। साइटोकाइन प्रतिजैविक विहीन प्रोटीन होता है जो प्रतिजैविक के संपर्क में आने के पश्चात कोशिकाओं द्वारा मुक्त करते हैं। ये अंतरकोशिकीय माध्यमों में भांति कार्य करके प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। उदाहरण है आपका इंटरफेरान। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरान नामक प्रोटीन का स्त्रावण करती है। जो विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं वो इंटरफेरान नामक प्रोटीन का सेक्रेशन करती है जो असंक्रमित कोशिकाओं को भविष्य में विषाणु संक्रमण से बचाता है। ये तो हो गया स्वाभाविक प्रतिरक्षा। अब देखते हैं कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है। वह प्रतिरोधकता जो जीवों में जीवन काल में बीच में कहीं से आती है या फिर बाद में विकसित होती है, और यह प्रतिरक्षा जो होता है वो सक्रिय या निष्क्रिय दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो पहला है सक्रिय प्रतिरक्षा। इसमें जीव अपने आप प्राथमिक संक्रमण के कारण पैदा होते हैं। जो प्राथमिक संक्रमण होता है शरीर में, बॉडी में, उसके कारण पैदा होते हैं अचानक से। फिर है अक्रिय या फिर निष्क्रिय। यह प्रतिरक्षा स्वयं के शरीर में विकसित नहीं होता। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति के
में कुत्ते का संक्रमण हो जाता है, कुत्ता काट दिया तो व्यक्ति में संक्रमण हो गया, तो उसका जो शरीर है वो प्रतिरक्षियों को पैदा करता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता है। इससे क्या होता है, तो दूसरे जंतुओं में जो बना एंटीबायोटिक होता है, प्रतिरक्षा होता है, उसको इंजेक्ट करते हैं रोगी के बॉडी में, और उसको प्रतिरक्षा उत्पन्न करने से क्या होती है, उस जो बॉडी होती है उसमें रक्षा करना प्रारंभ कर देती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। फिर है सहज जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। ये आता है भाई, इसको पढ़ लेंगे। यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा होती है। जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है वो शरीर में सामान्य होती है, या विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। ये सामान्य जो होती है वो सभी रोगों से लड़ने का कार्य करती है, और जो विशिष्ट होता है वो पर्टिकुलर किसी एक रोगाणु से या फिर एक जो रोग है उससे लड़ने का कार्य करती है। यह जन्मजात प्रतिरक्षा है, यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी एंटीजन या रोगाणु के शरीर में प्रवेश करते ही सहज प्रतिरक्षा के भक्षाणु उन्हें नष्ट कर देते हैं। जैसे ही कोई जीवाणु या विषाणु जो है वो एंटर किया बॉडी में, वैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, प्रवेश करने वाले एंटीजन होते हैं उसको विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचान कर नष्ट किया जाता है। यह शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति बनाता है, मतलब फर्स्टली ये बॉडी में रहता है, यह पूरक प्रतिरक्षा की तरह कार्य करती है। अगर जन्मजात प्रतिरक्षा का उदाहरण देखेंगे तो त्वचा, श्लेष्म ग्रंथियां, लार, भक्षाणु कोशिकाएं आदि होती हैं। और अगर उपार्जित प्रतिरक्षा का देखेंगे तो बी और टी कोशिकाएं जो हैं वो उदाहरण है इसका। अगर मानव प्रतिरक्षात्मक तंत्र के घटक देखते हैं तो मानव प्रतिरोधकता जो होती है उसके तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है। मानव प्रतिरक्षा तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है, और इस कोशिका मध्यस्थ प्रतिरोधकता तंत्र कहलाता है। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनो सिस्टम होता है और सेल मीडिएट इम्यूनो सिस्टम होता है। ठीक है, यह जो होता है ह्यूमोरल या प्रतिरोधकता तंत्र विविध प्रकार के प्रतिरक्षियों का बना होता है। यह प्रतिरक्षियाँ रुधिर, प्लाज्मा और लसिका में पाई जाती है। जो रुधिर हम लोग का ब्लड होता है उसके रुधिर प्लाज्मा जो होती है उसमें पाया जाता है। यह उन रोगजनक जीवाणु और विषाणु से हमारी रक्षा करता है जो रुधिर और लसिका में प्रवेश करते हैं। जो रोगाणु और जीवाणु जो होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, उनको ये रोकता है। फिर है सेल मध्यस्थ प्रतिरोधकता तंत्र। ये क्या होता है, जो सेल होता है शरीर में विशिष्ट कोशिका बना होता है वो रुधिर में प्रविष्ट होने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है। यह तंत्र प्रत्यारोपण में विपरीत कार्य करता है, यहाँ तक कि जब हमारे शरीर में कोई कोशिका में कैंसर हो जाता है। अच्छा, कैंसर जो होता है उसमें क्या होता है, ऊतकों में अनियमित आकार की जो वृद्धि होती है उसी को कैंसर बोलते हैं ना। कैंसर कोई बीमारी नहीं होती, जो ऊतक होते हैं मतलब कोशिकाओं का जो समूह ऊतक होता है ना, उसमें अनियमित प्रकार की वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या होता है, जो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरोधकता तंत्र है, इसमें क्या होता है, कोई कोशिका कैंसर हो जाती है तब यह तंत्र उसके विरुद्ध कार्य करके हमारी रक्षा करता है। अर्थात प्रतिरक्षात्मक तंत्र प्रायः सभी जो बाहर से आए कोई भी फॉरेन मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी में, बाहर से आए जो भी पदार्थ होती है उनको प्रविष्ट होने से रोकता है। प्रतिरक्षात्मक तंत्र और प्रतिरोधात्मक तंत्र हमारे बॉडी में जो होता है वो क्या होता है, जो बाहर से आए, जो बाहर से कोई भी पदार्थ आता है उसको पहचान देता है, और जो उनमें उपस्थित पहले से पदार्थ होते हैं उनमें और जो बाहर से आए पदार्थ होते हैं उनमें क्या कर लेता है, डिफरेंस खुद से जान लेता है। उन रोगाणुओं को हमारे शरीर में जो प्रवेश करता है उसको एंटीजन कहते हैं। इसके खिलाफ शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षियों को पैदा करता है। मतलब जो बाहर से पदार्थ होता है उसको एंटीजन बोलते हैं, और जो अंदर में उसके विपरीत लड़ने का कार्य करता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। अधिकांश एंटीजन रोगाणुओं की कोशिका भित्ति बाहरी आवरण में पाए जाने वाले प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के होते हैं। सभी जो एंटीजन होते हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा ही नहीं आते, बल्कि कुछ दूसरे पदार्थ जैसे परागण, अंडे, कुछ श्वेत पदार्थ, कुछ फलें, कुछ सब्जियां, दूसरे व्यक्ति के रुधिर कोशिकाएं, प्रत्यारोपित अंग, दवाई, रासायनिक पदार्थों आदि के माध्यम से भी हमारे शरीर में क्या हो सकता है, रोग उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी ये सभी पदार्थ प्रतिरक्षात्मक तंत्र के लिए एंटीजन का कार्य करते हैं और प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिरक्षात्मक तंत्र की कोशिकाएं।
ठीक है। प्रतिरक्षात्मक तंत्र में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसमें श्वेत रुधिर कोशिकाएं या फिर ल्यूकोसाइट जिन्हें लिम्फोसाइट भी कहते हैं। एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं, हमारा जो रुधिर होता है वो कैसा होता है, रेड ब्लड सेल वाला होता है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट या लिम्फोसाइट। ये शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका होती है। अगर इसका लिम्फोसाइट कितने प्रकार का होता है, जो लिम्फोसाइट होता है श्वेत रक्त रुधिर कणिका का 2 प्रकार का होता है। पहला है बी कोशिका और दूसरा है टी कोशिका। ये दोनों कोशिकाएं क्या होती है, भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती है। जब हम लोग भ्रूण होते हैं, भ्रूण की अवस्था में होते हैं, तब ये किसके द्वारा बनता है, यकृत कोशिका के द्वारा, और जब वयस्क हो जाते हैं तो हम लोग अस्थि मज्जा के द्वारा ये दोनों कोशिकाएं बनती हैं। इसको क्या कोशिका विभेदन के समय जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होते हैं वो थाइमस ग्रंथि में प्रवेश करके बी कोशिकाएं बनाती हैं। ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर व लसिका के साथ परिसंचरित होती है। जब परिपक्व हो जाता है तो जो ब्लड होता है उसके द्वारा क्या होता है, और लसिका के द्वारा पूरे बॉडी में घूमता है। इनमें टी कोशिकाएं कोशिकीय प्रतिरक्षा और बी कोशिकाएं क्या है, प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोनों का वर्क क्या होता है, जो टी कोशिका होता है वो प्रतिरक्षी कोशिका के भांति कार्य करता है, और जो बी कोशिका होता है वो क्या होता है, प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। ये दोनों ही कोशिकाएं एंटीजनों से प्रेरित होकर अपने अपने कार्यों को करती है। दोनों कोशिकाओं के कार्य क्या क्या होते हैं देखते हैं। कोशिकाओं की एंटीजनों के प्रति प्रतिक्रिया। बी सेल में जब कोई एंटीजन शरीर रुधिर में प्रवेश करता है, जब बी सेल में, तो क्या होता है, बी कोशिकाएं इससे प्रेरित होकर प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। मानव शरीर में हजारों प्रकार के एंटीजन आते हैं जिसके लिए हजारों प्रकार के बी कोशिकाएं पाई जाती है। जब कोई बी कोशिका एंटीजन के संपर्क में आती है, कोई भी बी कोशिका जो होती है जब एंटीजन के संपर्क में आती है तो यह क्या करते हैं, प्रेरित होकर गुणन करने लगता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, प्रेरित हो जाता है उससे और गुणन करना शुरू कर देता है, जिससे क्या बनता है, क्लोन बनता है जो प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती है। बहुत सारे एक क्लोन बन जाता है बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होने के पश्चात, और वो जो क्लोन होता है वो प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस एक क्लोन की अधिकांश कोशिकाएं जो होती है लगभग 1 सेकेंड में 2000 प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करती है। जो क्लोन बनता है वो 1 सेकंड में कितने प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करता है, तो 2000 प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करता है। बी कोशिकाओं में प्रतिरक्षियों का उत्पादन या क्षमता इन कोशिकाओं के विकास एवं परिपक्वन के दौरान उपार्जित लक्षणों को एकत्रित होने के कारण भ्रूणीय अवस्था में ही बनाता है। क्लियर।